रमा शंकर पिछले 15 सालों से दीनदयाल के घर पर किराए से रह रहा था। रमा शंकर के पिता महादेव अपनी पत्नी गौरी के साथ गांव में रहते थे, जहां उनका एक खेत था जिसमें उनके छोटे भाई का भी हिस्सा था। उसी खेत में एक पक्का मकान था जिसमें दोनों परिवार साथ रहते और मिलजुल कर खेती करते थे। रमा शंकर गांव से शहर आ गया था और एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। रमा शंकर और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी। दीनदयाल भी अपनी पत्नी पूनम और बेटे तरुण के साथ रहते थे। उनका 4 बेडरूम का बड़ा मकान था। इतने बड़े मकान की उन्हें इस समय ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने 2 कमरे किराए पर रमा शंकर को दे रखे थे। रमा शंकर और दीनदयाल में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। सभी लोग रमा शंकर को रामा तथा दीनदयाल को दीनू कहकर बुलाते थे। उन दोनों की पत्नियों की भी आपस में काफ़ी अच्छी बनती थी। एक ही घर था, इसलिए आना जाना भी लगा ही रहता था। दोनों परिवार एक दूसरे की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते थे, समझते भी थे। इसलिए कभी भी उन्हें 15 वर्षों के इस लंबे समय में एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं हुई थी। दीनदयाल का बेटा तरुण बड़ा हो चुका था और अब समय आ गया था उसका घर बसाने का, उसका विवाह करने का। इसलिए दीनदयाल को अब अपने पूरे घर की ज़रूरत थी। इन 15 वर्षों में दीनदयाल ने कभी भी रमा शंकर का किराया नहीं बढ़ाया था। इतनी गहरी दोस्ती के चलते वह उन्हें अपने परिवार का हिस्सा ही समझते थे। आज अपने कमरे खाली करने के लिए कहने में दीनदयाल को बहुत ही संकोच हो रहा था, लेकिन कहना तो था। इसलिए हिम्मत जुटाकर एक दिन दीनदयाल ने रमा शंकर से कहा, रमा, तरुण का विवाह तय हो गया है, तुम तो जानते ही हो। इसी कारण अब मुझे पूरे मकान की ज़रूरत पड़ेगी। शायद हमारा ऐसा साथ अब तक का ही था, पर तू चिंता मत करना, हम आसपास ही तेरे लिए एक किराए का मकान ले लेंगे। दीनदयाल के मुंह से यह सुनते ही रमा शंकर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उदासी भरे अंदाज में कहा, हाँ दीनू, मैं जानता हूँ, मैं किराए का मकान देखने की कोशिश करूँगा। अंदर से रामा का मन यह कमरा खाली करने का बिल्कुल नहीं था। उसने बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। रात को पूनम ने दीनदयाल से पूछा, बात की क्या तुमने रामा भैया से? हाँ पूनम, की है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? पूनम, वह बहुत ही उदास हो गया और उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ मैं मकान ढूंढने की कोशिश करूँगा। अरे मैं तो सोच रही थी रामा भैया को हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तरुण का रिश्ता पक्का होते ही वह खुद हमारा घर खाली कर देंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे ठीक है पूनम, वह वर्षों से रह रहा है हमारे साथ, तो क्या हुआ? अभी तो उनका फर्ज था यह कहने का कि दीनू तू चिंता मत करना, मैंने तरुण का रिश्ता तय होने से ही अपने लिए किराए का मकान पक्का कर लिया है। पूनम, तुम ज़्यादा ही गलत सोच रही हो, वह घर खाली कर देगा, तुम चिंता मत करो। और रामा के लिए इस तरह गलत मत सोचो। उधर रामा ने ना तो मकान ढूंढने की कोशिश की और ना ही उस पर कोई विचार ही किया। 1 हफ्ता निकल गया, तब दीनदयाल ने फिर
रमाशंकर से पूछा, रामा, कहीं कोई मकान तुझे पसंद आया क्या? नहीं यार, मकान के किराए तो बहुत ज़्यादा हैं, तू तो जानता है दीनू की मेरी आमदनी इतनी नहीं है। रामा, तुम दो ही लोग तो हो, कहीं भी छोटा सा मकान मिल जाएगा। तुम्हें चाहिए भी आखिर कितना? एक रूम और किचन से काम चल जाएगा। हाँ हाँ दीनू, तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ रहा हूँ। एक घर पसंद आया था, पर उसका किराया ज़्यादा था। दरअसल रामा की नीयत में खोट आ चुकी थी। उसे यह दोनों कमरे उसके ही लगने लगे थे। उन्हें खाली करने का उसका इरादा बिल्कुल नहीं था। लालच की दीमक ने उस पर पूरी तरह से हमला कर दिया था। उसकी ही चिकनी चुपड़ी बातों को दीनदयाल अब तक समझ चुके थे कि रामा कमरे हड़प लेना चाहता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, पूनम, लगता है तुम्हारी बात सही है। रामा हमारे कमरे खाली करना ही नहीं चाहता। पूनम ने कहा, हाँ, हमने इतने वर्षों तक उन्हें रहने दिया, कभी किराया तक नहीं बढ़ाया, यह सोचकर कि अच्छे लोग हैं। यह हमारी भलमन साहस ही तो थी। इसका उपकार मानने के बदले वह तो हड़प नीति ही अपना बैठे। लगता है हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता। तुम कहना क्या चाहती हो? कोर्ट कचहरी? अरे पूनम, उसमें तो वर्षों बीत जाते हैं पर फैसले नहीं आते। कुंभकर्ण की नींद खुलने में केवल 6 महीने ही लगते थे, पर हमारे देश के न्यायालय में तो न्यायाधीश जागते हुए ही सालों सोए रहते हैं। उनकी नींद बड़ी ही लंबी होती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो दीनू, हमारी गरज है तुम खुद ही उसके लिए एक किराए का मकान ढूंढ लो। वह तो ढूंढने वाले नहीं है, फिर क्या बहाना बनाएंगे। हाँ पूनम, यही ठीक रहेगा, ये भी करके देख लेते हैं। 3 हफ्ते बीत चुके थे, उसने तो अब तक मकान ढूंढना शुरू नहीं किया है। अगले 2 दिनों में दीनदयाल ने रामा को 3-4 घर दिखाए, किंतु नीयत में खोट लिए रामा ने हर घर में कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर दीनदयाल को मना कर दिया। अब तो भाप से भरे हुए बादलों की गर्मी की तरह दीनदयाल ने अंदर भरा गुस्सा बादलों की ही तरह फट गया। नाराज होते हुए दीनदयाल ने कहा, रामा, मैं समझ रहा हूँ तू मेरा मकान खाली करना ही नहीं चाहता। इतने सालों तक हमारी दोस्ती का ऐसा सिला दोगे तुम मुझे? दीनू, तू बात को समझ। इतने सालों से मैं इस मकान में रह रहा हूँ, अपना सा लगता है यार, छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। अपना सा लगता है बोल रहा है, पर यह तेरा नहीं मेरा घर है रामा, तुझे खाली तो करना ही पड़ेगा। मुझे आज ज़रूरत है घर में, मेरी बहू आएगी, कल को मेरे नाती पोते होंगे, कहाँ रखूँगा मैं उन्हें? इसलिए तुझसे कह रहा हूँ, देख रामा, खाली कर दे मकान, वरना वकील हमारी जमा की हुई कितनी ही पूंजी गटक जाएंगे और ढकार भी नहीं लेंगे। हमारी वर्षों पुरानी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। देख रामा, जो तू चाह रहा है वह मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं तुझे 4 दिन का समय देता हूँ, तब तक यदि तूने घर नहीं ढूंढा तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। इतना कहकर दीनदयाल वहाँ से चला गया। रामा ने इसे केवल धमकी ही समझा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। देखते ही देखते 4 दिन का समय घड़ी के कांटों की रफ्तार के साथ खत्म हो गया। दीनदयाल
अब ना तो रामा के पास पूछने आया और ना ही उससे चिंतित मात्र भी उम्मीद थी कि रामा ने मकान ढूंढने की कोशिश की होगी। दीनदयाल ने अब तंग आकर सीधे कोर्ट में मुकदमा कर दिया। दीनदयाल पैसे वाला था, उसने शहर के सबसे बड़े वकील को रख लिया। शाम को दीनदयाल ने रमाशंकर से कहा, रामा 3 दिन बाद कोर्ट में पेशी है, तेरे पास कोर्ट का सम्मान आ जाएगा, कोर्ट चलने की तैयारी कर ले। मेरे दोस्त, आखिर तूने हमें कोर्ट का रास्ता दिखा ही दिया। उधर दीनदयाल के बेटे तरुण के विवाह की तारीख भी नज़दीक आती जा रही थी। चिंतातुर होते हुए एक दिन पूनम ने दीनदयाल से कहा, दीनू, हम कितने बेवकूफ़ हैं जो हमने इतने वर्षों तक रामा भैया को अपने घर में रहने दिया, वो भी किराया बढ़ाए बिना ही। अगर 2-3 साल में ही खाली करवा लिया होता तो आज हमें अपने ही मकान के लिए ना तो उसकी खुशामद करनी पड़ती और ना ही इस तरह कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते। अब एड़िया घिस जाएगी, पर फैसला तो आने से रहा। अब तो यह समझ लो कि रामा हमारी छाती पर मूंग ढलेगा और हम देखते रहेंगे। निराश दीनदयाल ने पूनम की बातें सुन तो ली, पर कुछ कह ना सका। आखिर कहना भी क्या, वो कहते हैं ना, ज़्यादा मिठास हो तो कीड़े पड़ ही जाते हैं। इन दोनों परिवारों का भी इस समय यही हाल था। एक दूसरे के बिना सुबह की चाय जिनके गले से नीचे नहीं उतरती थी, आज वही एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे। तभी रामा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रामा आवाज़ लगाते हुए अपने बिस्तर से उठकर आ रहा था। कौन है इतनी रात को, कहते हुए उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर खड़ी सी दो पेटियां लिए अपने माता पिता को देखकर वह हैरान रह गया। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग अचानक क्या हुआ, इतना सारा सामान लेकर, कहते हुए रामा ने अपनी पत्नी गीता को आवाज़ लगाई। गीता, जल्दी आ, देख माँ और बाबूजी आए हैं। रामा अपने पिता के पास से पेटियां लेकर अंदर आया। गीता ने भी दोनों के पैर छुए। रामा के पिता महादेव ने कहा, बहू, बहुत थक गए हैं हम लोग, जाओ जल्दी से चाय बना कर लाओ, और हाँ, साथ में बिस्किट भी ले आना, शाम से कुछ नहीं खाया है। हाँ बाबूजी, अभी बना लाती हूँ। अम्मा आओ ना, हाथ मुंह धो लो। अम्मा बोली, हाँ हाँ बिटिया, पहले ज़रा चाय पी लेने दे। चाय पीने के समय रामा ने पूछा, बाबूजी क्या हुआ, आप अचानक बिना बताए कैसे आ गए? मुझे बताया होता तो मैं लेने आ जाता। रामा, हमारे पास इतना समय नहीं था, अभी सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। रात को रामा चैन से सो नहीं पाया। क्या हुआ होगा, बाबूजी काफ़ी परेशान लग रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कुछ तो बात है, बाबूजी ने बताया भी नहीं, सुबह बताऊंगा कह दिया। इसका मतलब तो यही होता है ना कि कुछ बात तो है। हाँ, अम्मा जी काफ़ी उदास लग रही थी। मैंने भी उनसे पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा सुबह होने दो, तुम्हारे बाबूजी ही बता पाएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही रामा ने अपने पिता के पास आकर पूछा, बाबूजी, मुझे रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी में पूरी रात बीत गई, करवटें बदलता रहा,
चिंता हो रही है कि आखिर बात क्या है। बाबूजी, अब तो बता दो। रामा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, कहते हुए उसके बाबूजी रो पड़े। बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? धोखा? कैसा धोखा? तेरे चाचा ने तो मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया रामा। उसने हमारा खेत और मकान सब हड़प लिया। बाबूजी, ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, पर ऐसा कैसे हो गया बाबूजी? ये मेरे प्यार और विश्वास का नतीजा है रामा, जो मैंने उस पर किया था। एक दिन वह मुझसे कुछ कागजों पर दस्तखत करवाने आया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह हमारी जायदाद के कागज होंगे। मैंने अपने छोटे भाई पर विश्वास करके बिना पढ़े यूँ समझो कि आंखें बंद करके दस्तखत कर दिए। बेटा, उसने तो दिन दहाड़े हमें लूट लिया। वह इतना स्वार्थी धोखेबाज निकलेगा, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। हमारे परिवार का खून इतना मैला उसने उसके मन में चल रहे इस पाप की भनक तक मुझे नहीं लगने दी। दिन भर भैया भैया कहते कहते ही उसने मुझे ये जहर दे दिया रामा। रामा के पिता महादेव ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए आगे कहा, रामा, अब हम दोनों यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। वहाँ गांव में अब अपना कुछ भी नहीं है, भगवान उसे भी देख लेगा। उसने मुझे खेत से बेदखल कर दिया, घर भी तो अपना उसी खेत में था। मैं क्या करता, कहाँ जाता? अरे बाबूजी, आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या कर लेता तू? क्या हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते? मुझे तो उस रास्ते से ही डर लगता है जो कचहरी की तरफ जाता है। सुना है एड़ियाँ घिस जाती है चक्कर काटते काटते, पर सुनवाई नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सींग दाने और चने से कुछ नहीं होता, काजू बादाम खिलाने पड़ते हैं, और वो भी सोने चांदी के। रामा, आखिर कुछ भी कहो, वह मेरा भाई है। अपने ही परिवार को कोई कचहरी में ले जाता है क्या? खून है वह हमारा, और वैसे भी गलती मेरी ही है। मैंने ही उस पर हद से ज़्यादा विश्वास किया और बिना देखे बिना पढ़े दस्तखत भी कर दिए। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। इसी बीच दीनदयाल उस कमरे में आ गए। रामा के बाबूजी को देखते ही उन्होंने उनके पांव छूते हुए पूछा, अरे अंकल, आप कब आए? कैसे हैं आप लोग? दीनू बेटा, आओ आओ, हम बस ठीक ही हैं। नहीं अंकल, बैठूंगा नहीं, ज़रा जल्दी में हूँ। अरे रामा, बरसों कोर्ट में पेशी है, ध्यान रखना। महादेव ने अपनी आँखों की छोटी छोटी पुतलियों को घुमाते हुए पूछा, कोर्ट की पेशी? क्या हो गया रामा? ये दीनू क्या कह रहा है? रामा चुप था। तभी उन्होंने पूछा, दीनू क्या हुआ? कोर्ट क्यों जाना है? अंकल, आप रामा से ही पूछ लीजिए। कहते हुए दीनदयाल अपने कमरे से वापस चले गए। रामा, तू कुछ मुसीबत में है क्या? रामा उनकी बात का कोई जवाब न दे पाया। दूसरे दिन रामा और दीनू कोर्ट पहुंच गए। रामा अपने बाबूजी को कोर्ट नहीं ले जाना चाहता था, पर उनके आगे रामा की एक न चली और वह बिना पूछे ही खुद भी कोर्ट पहुंच गए। इन 2 दिनों में महादेव ये तो नहीं समझ पाए कि आखिर कोर्ट का क्या मसला है, लेकिन उन्हें घर में हालात देखकर यह तो पता चल ही गया था कि रामा और दीनू के बीच अब वह संबंध नहीं है, वह दोस्ती, वह यारी नहीं है।
वह प्यार से मिलना जुलना नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज कोर्ट में यह उन दोनों की पहली सुनवाई थी। कोर्ट से बाहर ही सारी बातों का खुलासा होते ही, सारी बातें पता चलते ही महादेव बहुत दुखी हो गए। उन्होंने वहीं पर रामा से कहा, रामा, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरा खून होते हुए भी तूने यह घिनौनी हरकत कैसे कर दी? जिसने तुझ पर विश्वास किया, प्यार किया, तूने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। रामा, अभी के अभी बंद करवा ये सब, यही खत्म कर। इसे अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले। मुझे तो तुझको अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। तुझमें और तेरे चाचा में फ़र्क ही क्या है? काश तू मुझ पर गया होता। अब तुझे पता चल रहा है कि भगवान ने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला, क्योंकि इधर तेरे मन में लालच की दीमक तुझे खोखला कर रही थी, तेरा दिमाग खा रही थी और तेरे लालच का बदला भगवान ने मुझसे ले लिया। रामा, इधर तूने दीनू का घर हड़प करने का सोचा, उधर तेरे चाचा ने मेरा सब कुछ हड़प कर लिया। करे कोई और भरे कोई, ये तेरे गुनाहों की सज़ा है जो ऊपर वाले ने मुझे दे दी। लेकिन बाबूजी, बाहर मकानों के किराए आसमान छू रहे हैं, ऐसे में मैं कैसे? तू तो दूसरे की खून पसीने की कमाई को अपनी समझ लेगा। थोड़ा तो सोच रामा, तू क्या कर रहा है? क्या तू डाकू है? यदि तुझे मेरे साथ रहना है, बेसहारा बेघर हुए अपने बाप को सहारा देना है, तो तुझे यह सब खत्म करना होगा, वरना शहर में वृद्ध आश्रम तो ज़रूर ही होंगे। हम दोनों पति पत्नी वहाँ चले जाएंगे, लेकिन इस पाप के भागीदार कभी नहीं बनेंगे। मैं घर जा रहा हूँ ये सब खत्म किए बिना। तुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए महादेव कोर्ट से बाहर निकलकर घर चले गए। शाम तक रामा की सब कुछ ख़त्म करके वापस घर आ गया। वह अपने बाबूजी के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। बाबूजी, मुझे माफ़ नहीं। रामा, माफ़ी मांगनी है तो जाकर दीनू से मांग, जिसकी पीठ पर तूने छुरा घोंपा है। रामा और महादेव के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक दीनू उसके कमरे में आ गया और महादेव के पास बैठकर दुखी होते हुए कहा, अंकल, मुझे मकान की इस समय बहुत ज़रूरत है। तरुण का विवाह होने वाला है, मैं उन्हें कहाँ रखूँगा? मैंने यह बात राम से कहा था, पर दीनू, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तूने भी तो कोर्ट केस तक ही किया होगा ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला होगा। मैं समझ सकता हूँ, मुझे एहसास है दीनू की तेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। मैं अभी अभी उसी परिस्थिति से, उन्हीं हालातों से बिल्कुल टूट कर यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर क्या देखता हूँ कि मेरा बेटा भी वही कर रहा है। वह भी तुम्हारी मेहनत की कमाई हुई ज़मीन, जिस पर तुम्हारा खून पसीना बहा होगा, उसे वह लालच में आकर ऐसे ही ले लेना चाहता है। यह जानकर मैं और टूट गया दीनू। मुझे रामा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी अंदर से रामा की माँ की आवाज़ आई, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरूं मैं, ऐसा मन कर रहा है। मैंने वापस अपना सामान पेटी में भर लिया है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। चलो रामा के बाबूजी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी। अरे अरे अंकल आंटी, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, गलती तो किसी से भी
हो सकती है। मुझे यदि मकान की ज़रूरत नहीं होती तो शायद मैं रामा से कभी भी घर खाली करने को नहीं कहता। महादेव ने कहा, नहीं दीनू, ज़रूरत हो या ना हो, यह तुम्हारा घर है और रामा को खुद ही समझ बूझकर तुम्हारे कहने से पहले ही घर खाली कर देना चाहिए था। खैर, अब एक हफ्ते के अंदर हम यह घर खाली कर देंगे। बस तुमसे एक गुजारिश है बेटा कि हो सके तो इतने सालों के इस रिश्ते को टूटने मत देना। इसे रामा की भूल समझकर माफ़ कर देना। रामा ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने पिता से पांव छूकर माफ़ी मांगी और कहा, बाबूजी, माँ, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम सब साथ में जाएंगे नए किराए के घर में। उसके बाद रामा ने दीनू के पास आकर कहा, दीनू, मुझे माफ़ कर दे मेरे यार। कोई बात नहीं मेरा यार, थोड़ा गलत रास्ते पर चल दिया था, पर जब तक माता पिता हमारे साथ होते हैं ना, वह कभी हमें गलत राह पर नहीं जाने देते। साम दाम दंड भेद सभी लगाकर अपने बच्चों को लाइन पर ले ही आते हैं। इतना कहते हुए दीनदयाल हंसने लगा। तभी दूसरे कमरे से रामा के चाचा भी हंसते हुए आए और महादेव के पांव छूकर बोले, चलो भैया, अब अपना काम हो गया, अपने अपने खेत वाले घर में चलते हैं। महादेव ने हंसते हुए अपने भाई को सीने से लगा लिया। रामा भौचक्का होकर यह सब देख रहा था, लेकिन खुश था। वह साम दाम दंड भेद का दीनू के कहने का मतलब भी समझ रहा था। उसने दीनदयाल से पूछा, तो दीनू, ये सब तूने? अरे नहीं नहीं रामा, मैंने तो सिर्फ अंकल को फ़ोन करके यह बताया था कि रामा इस तरह की गलत हरकत कर रहा है। बाकी आगे सब तो फिर अंकल ने ही किया। और वह वकील मिस्टर घनेरा तो मेरा बचपन का दोस्त है, उसे मैंने यह सब बता दिया था कि क्या करना है, और जो वकील तुमने खड़ा किया था उसे भी घनेरा ने सब समझा दिया था, क्योंकि वह तो यहाँ सभी को जानता है। बस फिर क्या था, तो तूने मुझे माफ़ कर दिया दीनू। सोच रहा हूँ माफ़ कर ही दूँ, क्योंकि तुझे भी भागुनायक के रूप से चोट तो पहुंची है। कहते हुए दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। महादेव और रामा के चाचा खुशी खुशी वापस अपने गांव चले गए। रमाशंकर और दीनदयाल की दोस्ती बिल्कुल पहले की ही तरह बरकरार रही। दीनदयाल ने अपने यार को पथ से भटकने नहीं दिया। उसका आना जाना, साथ उठना बैठना, खाना पीना उसी तरह चलता रहा। एक दिन पूनम ने दीनदयाल से पूछा, दीनू, क्या तुम्हें सच में रामा भैया पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया? दीनदयाल ने कहा, क्यों पूनम, क्या तुमने और मैंने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? गलतियां तो जीवन के साथ चलती ही रहती है, बस उससे हम कुछ सीख ले और कुछ सिखा दे तो जीवन आसान हो जाता है, समझी?